हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस की थी और इसमें जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो सभी क्वेश्चंस हमारे किस फॉर्मूले से हो गए थे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी। इस फॉर्मूले से हमें ये सारे क्वेश्चंस, इस पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ये इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन पर बेस्ड है। तो मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिए थे, तो इस पार्ट 2 मैंने इसीलिए लिखा है एक्सरसाइज 5.2 का ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ और कुछ जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम इसमें डिस्कस कर लेंगे और अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। लेकिन वीडियो फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो हमेशा पूरा देखना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। जब आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेंगी। बेशक चाहे आपने पहले से इस पूरी एक्सरसाइज को किया है तभी भी आपको कुछ ना कुछ नया हर एक वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको वीडियोस क्या देखना है, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स इन विच थर्ड टर्म इज 12। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं एंड थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मीन्स A3। क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो पूरा देखा हुआ है तो अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो A3 क्या है आपका 12 है, तो A3 12 है मीन्स A प्लस 2D। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि A प्लस 2D कहाँ से आ गया, ये बात मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर nth टर्म ऑफ एन AP में n की जगह 3 रखते हैं तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी A प्लस 2D आपका आ जाएगा। और इस पूरी जो AP है इसमें 50 टर्म्स हैं, यानी कि n इज इक्वल टू कितना है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितना है हमको, हमारे पास 50। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स 50 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। जो लास्ट टर्म है, देखिए लास्ट टर्म जो दे रखा है हमको वो दे रखा है 106। तो सिंपल सी बात है, लास्ट टर्म कौन सा होगा, क्योंकि पूरी जो एपी है उसमें टर्म ही 50 है आपके। तो जब 50 टर्म है तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म क्या होगा, 50th टर्म ही होगा। बस इतना सही इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे देता कि थर्ड टर्म 12 है और 50th टर्म कितना है 106, लेकिन ये ना देकर इन्होंने कहा कि 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म 106 है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया कि लास्ट टर्म 106 है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50th टर्म ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें टर्म ही 50 है टोटल। तो 50th टर्म है आपका 106। तो A50 क्या होगा, आप रख दीजिए n की जगह 50, A50 आ जाएगा आपका A प्लस 49D। आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो देखें तो आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आसानी से कोई भी बच्चा आराम से क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। फाइंड 29th टर्म, आपको 29th टर्म पता करना है तो उसके लिए आपको A चाहिए और क्या चाहिए, आपको D चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, A प्लस 2D। ये तो मैं कई बार पहले वाले वीडियो में बता ही चुका हूँ आपको, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर पूरा किया हुआ है तो आपको पता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो क्या करना है, केवल माइनस करना है आपको। तो यहाँ से A से कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 में से 2 तो 47D और ये आपका आ जाएगा 6 में से 2 जाएंगे 4, 94 और D की वैल्यू आ जाएगी 94 अपॉन 47, तो यानी D आ जाएगा 2। तो D की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब आप या तो फर्स्ट में या सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट क्योंकि इजी है हमारा, सिंपल है ज़्यादा, तो A प्लस 2D, 2D, D की जगह मैं क्या रख दूंगा 2, ये 12 आ गया। A प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 12 और A की वैल्यू 4 होकर उधर जाके क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी यहाँ से। तो A आपको पता लग गया, D पता लग गया। अब कितना आसान हो गया, खाली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। मैं बस खाली इसको बताने का, यहाँ पर जो डिस्कस करने का मेरा जो मकसद है वो यही था कि आप ये समझें कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 50 दिए हुए हैं और लास्ट टर्म 106 है। तो लास्ट टर्म यहाँ पर 50th टर्म ही होगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें टोटल टर्म 50 ही है। ओके, और अब पूछा क्या है आपसे, यहाँ पर A8 आ गया, D2 आ गया और पूछा है आपसे इस क्वेश्चन में 29th टर्म। तो 29th टर्म आपका कितना होगा, ये आपको इसमें क्या करना है,
निकालना है। तो 29 टर्म आपका होगा A29। A29 आपका होगा A प्लस 29 माइनस 1 यानी कि 28D। अभी अभी A कितना आया था आपका, हमने सॉल्व किया था अभी। A की जो वैल्यू आई थी आपकी 8 और D की वैल्यू 2। तो A की वैल्यू रख दो 8 और D की वैल्यू रख दो 2। तो 8 प्लस ये आ जाएगा 56 और 8 कितना आ जाएगा 64। तो बस ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि डिस्कस करना है कि इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। अब मैं आपको इक्वेशंस बना देता हूं ताकि फिर बाकी सॉल्व अब आप कर सकते हो, क्योंकि हमने कई बार ये क्वेश्चंस क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। थर्ड टर्म कितना दे रखा है 4, थर्ड टर्म इज 4। ओके, तो थर्ड टर्म बच्चों क्या होता है a प्लस 2d। ये हमको क्या दिया हुआ है 4, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया हुआ है इसमें हमको नाइन्थ टर्म इज -8। a9 है हमारा -8। a9 कितना होगा बच्चों a प्लस 8d, ये -8, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप a और d की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद हमसे अब यहाँ से a और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, पूछा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है, पहले हम क्या कर लेंगे, फिर से सब्ट्रैक्ट कर लो, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। a से कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस 2d ये आपका 6d, -8 -4 माइनस का 12 आ जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी -2। और d जब आपका -2 आ गया, अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, a प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दी d की वैल्यू -2। तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 4 और a की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4 यानी कि कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू 8। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 और d की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब पूछा है कि इसका कौन सा टर्म, मतलब 10th टर्म, 12th टर्म, 15th टर्म, 100th टर्म, कौन सा टर्म 0 होगा। तो हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पर लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0। तो an क्या होना चाहिए बच्चों 0 होना चाहिए, है ना। तो अब हमें an इज इक्वल टू 0, तो मुझे n निकालना है इसमें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 8, n मुझे पता नहीं है कौन सा टर्म 0 होगा, d की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2n प्लस का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 0। 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 माइनस 2n इक्वल्स टू 0। तो -2n इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से 5। ओके, n की वैल्यू 5, यानी इसका 5th टर्म जो होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा। अच्छा, एक और इसमें आपने लॉजिक देखा होगा, a तो इसका 8 है यहाँ पर और d है -2, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग AP होगी, है ना। ऐसे भी देखो छोटा सा वेरिफिकेशन भी मैं करके देखूँ, क्योंकि n 5 ही है ना आपका, तो यहाँ पर देखो मैं एक छोटा सा वेरिफिकेशन भी कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 5th टर्म ही 0 आ जाएगा। a क्या है बच्चों यहाँ पर 8 और d कितना है यहाँ पर आपका -2 है, तो -2 है तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 6, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा -4, नेक्स्ट सॉरी +4, फिर 2 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 2, फिर -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो देख लो फर्स्ट टर्म 8 था यहाँ पर, a क्योंकि 8 आया था आपका निकल के और d आया था आपका -2, तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर लो, फर्स्ट टर्म 8, सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म 4, फिर फोर्थ टर्म 2
और उसके बाद हमारा फिफ्थ टर्म जो है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है तो इसमें 0 आ सकता है। ठीक है, 0 आ सकता है, लेकिन 100% नहीं है कि 0 आए ही आए। जैसे हो सकता था कि इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया होता कि क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल दैट एनी ऑफ इट्स टर्म वुड बी 0, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका कोई टर्म 0 होगा, तो भी हम ऐसे ही करते और फिर n की वैल्यू निकालते। अगर n की वैल्यू 5.5 आ जाती, 5.3 आ जाती, 4 मतलब डेसिमल में आ जाती, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते। लेकिन यहां पॉसिबल है। इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कैसे भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दो, आप इजीली कर सकते हो। आपकी दो ही चीजें चलती है मैथमेटिक्स में, कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन पे पकड़ होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, और बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली आप क्वेश्चन अगर थोड़ा ट्विस्ट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। इसी में पूछ लेते हैं, क्या इज एनी टर्म ऑफ द दिस इज एनी टर्म ऑफ दिस गिवन एपी इज 0, इफ यस देन विच टर्म। पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई टर्म इसका 0 होगा, तभी भी हम ऐसे ही करते हैं कि लेट कर लेते हैं एन इज इक्वल टू 0 में, लेट ए एन इज इक्वल टू 0 और फिर एन की वैल्यू निकालते हैं। अगर एन की वैल्यू कोई होल नंबर आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि कोई टर्म 0 जरूर होगा। और अब जैसे एन इज इक्वल टू 5 आ गया, मीन्स फिफ्थ टर्म 0 होगा। लेकिन अगर मान लो 5.5 आ जाता तो इसका मतलब कोई भी टर्म इसका 0 नहीं होता। ठीक है, जैसा कि हमने किया भी था क्वेश्चन नंबर किसमें, सिक्स्थ में, चेक वेदर -150 इज अ टर्म। ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें देखा एन की वैल्यू डेसिमल में आई थी, तो फिर हमने लिखा कि -150 इसका कोई टर्म नहीं हो सकता। ओके, तो आप इसी तरीके से आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आपको कुछ और मैं इसमें इक्वेशंस बना के दिखा सकता हूं, और अब आप क्या कर लोगे, खुद से इन सबको सॉल्व कर लोगे। इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको आता ही है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें लिखा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 17th टर्म 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7। तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो अगर मैं 10th टर्म में 7 क्या कर दूं, ऐड, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्योंकि 17th टर्म 10th टर्म से क्या है, बड़ा है, 7 ज्यादा है, तो इसमें 7 ऐड कर दिया, अब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सिंपल। A17 कितना होगा बच्चों, A प्लस 16D। A10 कितना होगा, A प्लस 9D। कहाँ से आ गया, वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, +7। इधर भी ए है, दोनों का साइन सेम है, कैंसिल हो जाएगा, या इधर लेकर आओगे तो a माइनस ए 0 आ जाएगा, बात एक ही है। 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7D। 7D इज इक्वल टू 7, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता लग गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको एक एपी दी हुई है, एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ओके, और क्वेश्चन में पूछा है कि इसका विच टर्म, इसका कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। पहली बात, हियर a इज इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3 है, और d कितना है बच्चों, 15 माइनस 3 यानी 12 है यहाँ पर, या 27 माइनस 15 कर लो तब भी 12 ही आएगा, या फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर लो तब भी 12 आएगा। तो फर्स्ट टर्म पता है हमको, कॉमन डिफरेंस पता है। ओके, अब पूछा है कि इसका कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लेट an मीन्स nth टर्म बी द रिक्वायर्ड टर्म। हमने मान लिया
कि हमको जो टर्म चाहिए ना वो nth टर्म है। तो यानी कि ये जो nth टर्म है ये हमारा, ये इसके 54th टर्म से 54th टर्म से 132 क्या है ज़्यादा। तो मैं 132 अगर इसमें ऐड कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। जो nth टर्म है हमारा वो क्या होना चाहिए, 54th टर्म से 132 ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि an की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a54 प्लस 132। ओके, अब आप क्या करोगे, an की जगह पर आप क्या रख देंगे, हम a प्लस n-1 इंटू डी। a54 की जगह पर क्या आ जाएगा, a प्लस 54 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा आपका, चलो लिख देता हूं मैं, 54 माइनस 1 यानी 53 आ जाएगा, प्लस 132। तो ये आ जाएगा आपका a से, तो a क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, क्योंकि ये इधर आएगा तो a माइनस a 0 हो जाएगा, वही n-1 इंटू डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 53 डी प्लस 132, ये आपकी वैल्यू है। इसके बाद d की वैल्यू कितनी है, यहां पर 12 है, तो आप 12 रख दो यहां पर, n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 132। ओके, तो n-1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 636 आ जाएगा। 53 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 132, 2 and 6 कितना हो जाएगा ये आपका, 8, 3, 3, 6, 6 7 7, ये n-1 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब ये 12 पूरे n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो पूरे के साथ है तो इधर जाकर क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 768 डिवाइडेड बाय 12, 12 6 72, ये आ जाएगा 64 n-1, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 65, यानी कि 65th जो टर्म होगा इस AP का 65th टर्म इसके 54th टर्म से 132 क्या होगा ज़्यादा। देखो मैं वेरिफिकेशन भी करके दिखा देता हूं, सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस में वेरिफिकेशन आपका हो जाता है। देखो कैसे, 65th टर्म निकाल लो आप, इसका 65th टर्म वो होगा a प्लस 64d। ओके, अब a कितना है यहां पर, 3 प्लस 64 और d कितना है 12, तो 3 प्लस बॉड मास लगाना है, पहले मल्टीप्लाई करना है ना, $768 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 771। अब आप निकाल लो 54th टर्म, a प्लस 53d, तो a कितना है आपका 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाई d कितना था 12, तो 3 प्लस 53 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 636, तो ये आपका आ जाएगा 636 और 3 639। अब आप डिफरेंस देख लो जरा कि A65 जो है, ये पूछा था ना कि कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, अब 65th टर्म जो है वो 54th टर्म से कितना ज़्यादा है ये निकाल के देखते हैं। तो A65 में से A54 में अगर माइनस कर दूं, यानी अगर हम 771 में से 639 क्या कर दें माइनस, तो आपका आएगा 132। तो यह बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो
करेक्ट है कि 65th टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। यही हमें बताना था कि इस एपी का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे nth टर्म से क्या हो जा रहे हैं, इजीली सॉल्व होते चले जा रहे हैं। लेकिन केवल क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर, और आपकी कैलकुलेशंस क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। ओके, अब इसमें देखो यहाँ पर एक मिस कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, बच्चे क्या कैलकुलेशंस, कई बार किस तरह की कैलकुलेशंस में गड़बड़ करते हैं। एक ऐसे ही मिस कॉन्सेप्ट भी एक बता देता हूँ। मैंने देखा है कि कैसे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, मिस कॉन्सेप्ट कह लो या मिस कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम करते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है 12n - 1 इज इक्वल टू 24। तो बच्चे क्या करते हैं कि n - 1 इज इक्वल टू 24/12 ये कर देते हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है। तो कहेंगे कि सर आपने तो किया था अभी 12 के, वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि n - 1 वहाँ कहाँ था, ब्रैकेट में था। n12 जो था वो पूरे n - 1 से मल्टीप्लाई में था। ओके ना, जो मेरा वाला केस था, मेरा केस ये था 12 मल्टीप्लाइड बाय n - 1 इज इक्वल टू 24। सिमिलर था, मतलब इस तरह का केस था। तो 12 यहाँ पर n - 1 से पूरे n - 1 से मल्टीप्लाई में है ना, तो इसलिए मैंने 12 से क्या कर दिया, उधर जाकर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाह तो मेरा जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा। लेकिन अगर जिस बच्चे ने ऐसे कर दिया उसका बिल्कुल रॉन्ग वो आएगा। वो ऐसे नहीं कर सकते आप। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 12 से दोनों साइड क्या कर दो, आप डिवाइड कर दोगे, या 12 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो n - 1 की वैल्यू आ जाएगी 24/12, तो 2 आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 + 1 3 आ जाएगी। उसने सही किया। किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया कि 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 12n - 12 इज इक्वल टू 24, तो 12n इज इक्वल टू हो जाएगा 24 + 12, तो 12n की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 36। तो यहाँ डिवाइड कर दोगे आप 36 डिवाइडेड बाय 12, तो n की वैल्यू 3। देखो ऐसे भी 3 आ रही है, ऐसे भी 3 आ रही है, अंदर मल्टीप्लाई करके भी। लेकिन जिसने ऐसे कर दिया उसका क्या है, रॉन्ग है। अगर कहीं पर ऐसे आ जाए, मान लो, अब आप कहोगे सर कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, फिर हम कैसे सॉल्व करें, तो आपको ये 12 जो है कि वो केवल n के साथ मल्टीप्लाई में, 1 के साथ नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 12n इज इक्वल टू हो जाएगा 24 + 1, माइनस का 1 इधर चला जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 12n इज इक्वल टू हो जाएगा 25, और n की वैल्यू यहाँ 25/12 होगी। ये करेक्ट होगा और ये क्या होगा आपका, रॉन्ग। और बच्चे इस तरह से कर देते हैं कई बार ना। तो ये मैंने केवल और केवल किस लिए समझाया आपको कि इस तरह की कैलकुलेशंस में मिस्टेक आप ना करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये अपने आप में कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता है आपके को। इसमें है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनके 100th टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स, उनके 1000th टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा। पहले तो 2 AP हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने यहां पे एक फर्स्ट AP ले ली और इधर ले ली सेकंड AP। ओके, इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इस AP का जो फर्स्ट AP है, मेरी 2 AP है ना, इसका फर्स्ट टर्म मैंने ले लिया A, और इसका फर्स्ट टर्म जो दूसरी AP है, इसका फर्स्ट टर्म हमने ले लिया A'। ओके, इसका कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में मैं लिख देता हूं CD, वो ले लिया मैंने D, और इसका कॉमन डिफरेंस ले लिया मैंने D। अब आपको कॉमन डिफरेंस आपने सेम ले लिया, मैंने इसलिए सेम ले लिया, फर्स्ट टर्म डिफरेंट ले लिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमको सेम दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टर्म के बारे में नहीं बोला गया है कि सेम है। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म भी सेम होगा, कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा, फिर तो दोनों AP थोड़ी, फिर 2 AP थोड़ी होंगी वो, फिर तो वो एक ही AP हो जाएगी ऑब्वियसली।
तो क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगा और कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, सेम है। अगर फर्स्ट टर्म भी सेम हो और कॉमन डिफरेंस भी सेम ही हो तब तो वो एक ही एपी है, वो दो एपी है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमको सेम दिया था, इसलिए मैंने इसका भी कॉमन डिफरेंस डी लिया और इसका भी कॉमन डिफरेंस डी लिया, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म ए लिया और उसका फर्स्ट टर्म ए डैश लिया। अब क्या कहा है इसमें नेक्स्ट में कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। अब इसका फर्स्ट जो एपी है हमारी, ये जो फर्स्ट एपी है, इसका 100th टर्म क्या होगा, इसका 100th टर्म होगा बच्चों a प्लस 100 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 99d। इसका जो 100th टर्म होगा उसको a डैश 100 से कर लेता हूं मैं, a डैश 100, वो क्या होगा a प्लस, a नहीं है लेकिन यहां पर इसका फर्स्ट टर्म क्या है a डैश प्लस 100 माइनस 1, यानी 100 माइनस 1 यानी वही 99d। d की जगह मैं d ही लिखूंगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसका 100 टर्म होगा a प्लस 99d और इसका 100 टर्म होगा a डैश प्लस 99d। अब इनका डिफरेंस, अब हो सकता है ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस की बात कही गई है हमसे। तो डिफरेंस की बात कही गई है तो मैं निकाल लेता हूं इसमें से a100 माइनस a डैश 100। तो ये हमको क्या दिया हुआ है कि इन दोनों के 100th टर्म का डिफरेंस, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 ही है। वो 100 भी दे सकते थे या 200 दे देते या 500, लेकिन यहाँ पर 100th टर्म का डिफरेंस 100 ही दिया है। अगर दिया होता कि 100th टर्म का डिफरेंस 4 है तो मैं यहाँ 4 लिख देता, अगर लिखा होता 100 टर्म का डिफरेंस 9 है तो 9 लिख देता, 2000 है तो मैं 2000 लिख देता। अब a100 की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों a प्लस 99d और a डैश 100 की जगह लिख सकता हूँ a डैश प्लस 99d इज इक्वल टू 100। तो a प्लस 99d, यहाँ मिसकैलकुलेशन क्या हो जाती है बच्चों कि इसको ब्रैकेट में नहीं लेते बच्चे, माइनस a डैश कर देते और प्लस का 99d, तो गलत हो जाता। इसको पूरे को किस में लेना है, ब्रैकेट में लेना है a डैश 100 की वैल्यू को। तो माइनस a डैश माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो आपका ये 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 100। यानी इससे पता लगा कि जो डिफरेंस उनके 100th टर्म में था, 100 टर्म का डिफरेंस कितना था 100, तो उनके फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस वही होगा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी सेम ही होगा। चलो इसके लॉजिक के पीछे, जिसके पीछे जो लॉजिक है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वही 100 टर्म में भी डिफरेंस है। अब कह रहे हैं कि 1000 टर्म की बात कर रहे हैं कि 1000th टर्म क्या होंगे, तो यहां लिख लेता हूं मैं यहां पर। चलो इसका 1000th टर्म कितना होगा, 1000 टर्म होगा a प्लस 1000 माइनस 1 यानी कि 999d और इसका 1000 टर्म कितना होगा जिसको मैं a डैश 1000 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a डैश प्लस 999d। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, तो a1000 मतलब 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 1000th टर्म ऑफ सेकंड एपी, इनका डिफरेंस क्या होगा ये अब हम निकालेंगे। ये होगा a प्लस 999d माइनस a डैश प्लस 999d। तो ये बच्चों ये आ जाएगा आपका a1000 माइनस a डैश 1000 इज इक्वल टू a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d। तो 999d से 990d कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका a माइनस a डैश, यानी कि 1000 टर्म में भी वही डिफरेंस होगा जो कि किस में था, फर्स्ट टर्म में। और फर्स्ट टर्म में a माइनस a डैश कितना आया था आपका, देखो चलो इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन, इसको सेकंड मान लो। तो a माइनस a डैश की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी आपकी 100। तो इसका मतलब 1000th टर्म में भी जो डिफरेंस होगा वो 100 का ही होगा। अब
मैं लिख देता हूँ, a माइनस ए डैश की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 100। यानी ए 1000 माइनस ए डैश 1000 इज इक्वल टू 100। इससे ये पता लगता है कि जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म में था वही डिफरेंस 100 टर्म में और वही डिफरेंस 1000 टर्म में हुआ। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे मैं इस क्वेश्चन को क्या समझूं, कैसे मैं इसका एनालिसिस करूं, तो मैं 2 एपी ले लेता हूं बच्चों। एक फर्स्ट एपी, ये करना नहीं है एग्जाम में, ये आपको समझाने के लिए ताकि आप वास्ट ब्रॉडर एक कॉन्सेप्ट इसका समझ सको कि क्या है। एक एपी मैंने ये ले ली, सेकंड एपी। अब मैं करता हूं यहां पर जो फर्स्ट एपी है उसका जो पहला टर्म है, मान लो पहला टर्म है इसका 2 और कॉमन डिफरेंस है 5। कॉमन डिफरेंस कितना, 5। तो कॉमन डिफरेंस 5 है तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, 7। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा इसका, 12। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, 12 और 5 17 एंड सो ऑन। मैंने यहां पे ए को क्या लिया बच्चों, 2 और डी को क्या लिया मैंने यहां पर 5। जो सेकंड एपी है उसमें मैं ए को ले लेता हूं 10। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या आ जाएगा यहां पर 10, लेकिन डी को मैं सेम रख रहा हूं क्योंकि डी क्या है हमारा, मैं ये समझाना चाहता हूं अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहे तो क्या होता है। तो डी को मैंने 5 ही रखा। तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा 15, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 20, फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा 25 एंड सो ऑन। अब जरा आप देखो इसके फर्स्ट टर्म में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 10 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 8। सेकंड टर्म में कितने का डिफरेंस है, 15 माइनस 7 8। थर्ड टर्म में कितने का डिफरेंस है, 20 माइनस 12 8। फोर्थ टर्म में कितने का डिफरेंस है, यहां पर देखो आप 25 माइनस 17 8। फर्स्ट टर्म में ये अगर मैं कहूं a1 माइनस a1 डैश, इसका फर्स्ट टर्म a1 और इसका ले लिया मैंने a1 डैश मान लो। फर्स्ट टर्म में कितने का डिफरेंस है, 10 माइनस 2 8। सेकेंड टर्म में कितने का डिफरेंस है, a2 माइनस a2 डैश 15 माइनस 7 8। ये मैं ऐसे इसलिए समझाना चाहता हूं आपको कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म का है वही डिफरेंस सेकंड टर्म का होगा, वही डिफरेंस थर्ड टर्म्स में होगा, वही डिफरेंस फोर्थ टर्म में होगा, वही डिफरेंस 100th टर्म में होगा और वही डिफरेंस आपका 1000 टर्म में होगा, वही डिफरेंस 1 लाख टर्म में भी वही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 555 ऐड हो रहा है, इसमें भी 55। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे आपके फ्रेंड के पास हैं 2 रुपये और आपके पास हैं 10 रुपये। ठीक है, फर्स्ट डे आपकी जो भी है आपका पिगी बैंक है उसमें 2 रुपीज़ हैं और आपके फ्रेंड के में कितने हैं 10 रुपीज़ हैं। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, अमाउंट में 8 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब आपके पेरेंट्स ने आपको पर डे 5 रुपीज़ दे दिए कि भाई अपने पिगी बैंक में डाल दो, तो आपने डालना शुरू कर दिया। तो सेकेंड डे आपके में कितने हो जाएंगे 7 और उसके में कितने हो जाएंगे 15। थर्ड डे आपके में हो जाएंगे 12, उसके में हो जाएंगे 20। लेकिन जो डिफरेंस था, क्योंकि अब सेम अमाउंट ऐड हो रहा है, अमाउंट तो दोनों में क्या हो रहा है सेम, तो डिफरेंस कितना रहेगा, जो इनिशियल डिफरेंस था वही डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। क्यों, क्योंकि अब जो अमाउंट ऐड हो रहा है वो सेम अमाउंट ऐड हो रहा है। तो जो इनिशियली आपके पास में जो डिफरेंस था यानी कि 8 रुपीज़ का डिफरेंस था, वो 8 रुपीज़ का डिफरेंस हमेशा बना रहेगा, क्योंकि 5 रुपये आप भी डालते हो तो 5 वो भी डाल देता है, तो इसलिए डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट टर्म में वही डिफरेंस, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में। तो आप शायद इसके पीछे का लॉजिक समझ गए होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात होती है और उसका पूरा लॉजिक समझना, उसको पूरा एनालिसिस करना, जिससे आप बहुत सारे और क्वेश्चंस भी कर सकते हो। लेकिन ये सब वही बार बार जो कहता हूँ कि पूरा वीडियोस देखा करो। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमको आ गया बस हो गया, लेकिन थोड़ा सा ही क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ उसके बाद में सोचने लगते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल 3 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13। तो आप देखिए
एक तो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है कि बच्चा ये सोचेगा कि 3 डिजिट नंबर, पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। तो 100 पहला 3 डिजिट नंबर होता है स्मॉलेस्ट, तो वो तो 7 से डिवाइड होता नहीं है। फिर वो 101 को डिवाइड करके देखेगा, फिर 102 को डिवाइड करके देखेगा, फिर 103 को, फिर 104 को, तो बहुत टाइम लग सकता है। तो इससे अच्छा क्या है कि हम क्या करते हैं, हम अपनी छोटी क्लासेस में चले जाते हैं, 6th में। तो ये 6th क्लास के किसी बच्चे से पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है जो 7 से डिविजिबल होता है, तो उनको हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि बेटा आप क्या करो, सब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लो और फिर उसको 7 से क्या कर लो, डिवाइड करके देख लो। 7 1 जार 7, 10 में से 7 गए 3, 7 4 28, और ये कितना आ जाएगा 2। ओके, अगर हमारे पास में 2 आ गया तो इसका 7 का मल्टीपल होने के लिए कितना और चाहिए आपको, 5 और चाहिए, 5 और चाहिए। 7 माइनस 2 कितना होता है 5। 7 का मल्टीपल होने के लिए मतलब ये 2 रिमाइंडर ना बचता और एक बार और डिवाइड हो जाता, इसके लिए हमारे पास 5 और होता, तो यानी कि यहाँ पर कितना होता हमारा 105। वहां तो हम कई बार बच्चों को रटवा भी देते हैं, बोलते हैं भैया 7 में से 2 माइनस कर लो 5 और 100 में ऐड कर दो, 105 सबसे छोटा नंबर होगा। लेकिन अगर हमें बैक में जाना होता, पूछते कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो हम 100 में से 2 क्या कर देते, माइनस 98 होगा। ये 2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 2 नहीं होता, तभी तो हम बोलते हैं ना कि ये 7 से डिविजिबल है। तो अभी तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर 2 है। तो अगर हमसे कोई कहे कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे, 100 में से 2 क्या कर देंगे, माइनस, यानी 98 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा। लेकिन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, तो हमें 100 से आगे जाना पड़ेगा। तो एक बार और जाने के लिए 4 टाइम्स की जगह 5 टाइम्स होने के लिए हमारे पास में कितना कम पड़ गया, इसमें 5 टाइम कितना पड़ गया कम, 5। तो यानी कि अगर मेरे पास 5 और होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, यानी 105 जो होगा, 100 प्लस 7 माइनस 2 यानी कि 100 प्लस 5। ये आपको यहाँ 10th क्लास में करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, ठीक है। तो ये 105 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। ओके, उसके बाद ये तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मैं कैसे निकालूं, फिर शुरू हो जाऊं। 1000 लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, फिर मैं 999 को करके देखूं, फिर 998 को करके देखूं, फिर पता नहीं कब तक आएगा हिट एंड ट्रायल से। इससे अच्छा मैं करता हूं 1000 को डिवाइड कर लेता हूं। 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, 28 2 बचेगा और ये हो जाएगा आपका 7 2 जार 14, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पर 6। तो अगर ये 6 नहीं होता, रिमाइंडर 0 हो जाता, ठीक है, तो ये डिविजिबल हो जाता, यानी हमारा जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा तो उसके लिए हमें 6 यहाँ से 1000 में से हम क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि 994 हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा। क्या होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, तो हम यहां लिखेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क है, ये आपको रफ के लिए बताया। जो क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स को शॉर्ट में लिख देता हूं, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 आर 105 पहला नंबर सबसे छोटा, उसके बाद 112 क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 7 क्या होते जाएंगे, ऐड 119 सो ऑन, और लास्ट नंबर बच्चों क्या होगा हमारा 994। ओके, ये हमारे। अब हमसे पूछा क्या है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं। तो मुझे ये निकालना है कि इस एपी में कितने टर्म हैं। हियर ए कितना है 105, डी ऑब्वियसली क्या आएगा 7, 112 माइनस 105 यानी 7 आ जाएगा।
लेट देर आर एन टर्म्स, तो इसका जो लास्ट टर्म है ए एन वो है हमारा 994 और हमें एन की वैल्यू निकालनी है कि इसमें कितने टर्म होंगे। तो बस अब आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला रखना है। ए एन आपका है 994, ए एन की जगह पे मैं फॉर्मूला रख दूंगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। तो a आ जाएगा आपका कितना था 105, एन माइनस वन और d है आपका 7 इज इक्वल टू 994। तो n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। तो यहाँ 14 में से 5 जाएंगे 9, यहाँ कितना बचेगा आपका 8 और 9 में से 1 जाएंगे 889। तो 9 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये 7 पूरे n माइनस वन से मल्टीप्लाई है। 7 जो है ये पूरे के पूरे n माइनस वन से मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे 889 को 7 से क्या कर देंगे डिवाइड। 7 वन ज़ा 7, 118 हो जाएगा आपका। 7 टू ज़ार 14 एंड 7 7 ज़ा 49, n माइनस वन और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 128। यानी कि 128 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, या 7 से डिवाइड हो जाने वाले जो 7 के मल्टीपल्स भी कह सकते हैं। 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7 आर 128। टोटल 128 3 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जो कि किससे डिवाइड हो जाते हैं 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए होंगे। पॉज करके नोट करते रहना है। बाकी तो क्वेश्चंस को मैंने समझा दिया, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है अगर अच्छे से इसको समझ लिया है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। सेम क्वेश्चन है एकदम से। 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल होंगे। 4 के मल्टीपल का मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको यही सेम देख लेना है कि कौन कौन से नंबर्स हैं 10 एंड यहां पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। देखिए हमेशा ध्यान रखना बिटवीन में और फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है। अगर इसमें में ये अगर वर्ड यूज होता बिटवीन की जगह फ्रॉम 10 टू 250 तो हमें 10 और 250 को भी इंक्लूड करना पड़ता, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। अगर 10, अब यहाँ पर तो खैर 10 जो है 4 का मल्टीपल है ही नहीं और 250 भी 4 का मल्टीपल है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फ्रॉम भी होता तो भी। लेकिन अगर ये 10 की जगह 12 होता सपोज करो और वर्ड होता बिटवीन, तो बिटवीन में हम 12 को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उसने कहा है कि 4 के मल्टीपल्स लेने हैं और बेशक 12 एंड 250 के बीच में बोल रहा है। तो 12 4 का मल्टीपल है लेकिन तब भी 12 को नहीं लेंगे, क्योंकि वो कौन सा वर्ड यूज हुआ है बिटवीन। बिटवीन का मतलब हमको 12 और 250 के बीच में लेने थे, यानी 12 को हमें इंक्लूड नहीं करना। लेकिन अगर लिखा होता फ्रॉम 12 टू 250 तो हमें 12 को इंक्लूड करना पड़ता। जैसे सिंपल सा एक मैं कहूँ हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 4। एक बच्चे से मैंने पूछा 1 और 4 के बीच में कितने, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 4। 1 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, तो वो बच्चा आंसर देगा 2 सर। कौन कौन से 2 एंड 3। लेकिन मैं कहूँ कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 टू 4, कि 1 से 4 तक कितने नेचुरल नंबर हैं, तो वो बच्चा क्या आंसर देगा सर 4 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, क्योंकि जब फ्रॉम है तो ये भी इंक्लूड करते हैं हम, और जब बिटवीन है तो इन दोनों को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो अब कितने हैं 4 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं 10 और 250 के बीच में। तो पहला मल्टीपल है आपका बच्चों 12। 10 तो है ही नहीं, ठीक है, और 10 होता भी तो भी मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि बिटवीन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा आपका 16, नेक्स्ट क्या होगा 20, और कहाँ तक जाएगा अब देख लो 250 है क्या, ऑब्वियसली 250 नहीं है, 248।
लास्ट 250 से जस्ट पहले आएगा, है ना। 248 के बाद 252 होगा, तो वो तो इससे आगे चला जाएगा, हमें तो इसके बीच वाले देखने हैं केवल। बस अब हम इसको भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर a कितना है आपका 12, d है आपका 4, nth टर्म जो है वो आपका कितना है बच्चों 248, और n आपको यहाँ पे निकालना है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही आप इसको भी क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, इसमें 2 एपी दी हुई हैं और हमसे पूछा है कि एन की किस वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। चलो ये क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, इसमें 2 एपी दे रखे हैं बच्चों। एक तो फर्स्ट एपी है इसमें आपकी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। हियर जो इसका फर्स्ट टर्म है a, वो क्या है आपका 63 है, और कॉमन डिफरेंस d है आपका 2। ये एक इंक्रीजिंग एपी है बच्चों, वैल्यू क्या हो रही है देख रहे हो, इंक्रीज होती चली जा रही है ना, इंक्रीजिंग एपी है। जो सेकंड एपी है, सेकंड एपी वो क्या है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ये भी एक इंक्रीजिंग एपी है ना, लेकिन यहां ए क्या है आपका 3 और डी है आपका 10 - 3 यानी कि 7। तो यहाँ ए डैश ले लेता हूँ, इसको डी डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये भी एपी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, ओके। लेकिन फर्क ये है कि ये ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा फास्ट इंक्रीज कर रही है, देख रहे हो ना। 3 है, 10 है, फिर 17 हो जाएगी, ये 63 है, 65, यहाँ डी 2 है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 है। तो एक टर्म ऐसा हो सकता है कि इन दोनों का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी तुम्हारे पास 63 रुपीज़ हैं और तुम्हारे फ्रेंड के पास 3 रुपीज़ हैं। उसके पेरेंट्स ने उसको पर डे 7 रुपीज़ देना स्टार्ट कर दिया, तो उसका नेक्स्ट डे उसकी पॉकेट में या उसके पिगी बैंक में कितने पैसे, कितने रुपीज़ हो जाएंगे 10। उसके नेक्स्ट डे कितने हो जाएंगे 17। उसके बाद कितने हो जाएंगे 24। तुम्हारे में पहले 63 थे, 65, 67। इंक्रीज तुम्हारे भी हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जो हो रहे हैं वो कम स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं, उसके ज़्यादा स्पीड से। तो एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के क्या हो जाए, इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो लेकिन अब देखते हैं कि इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। लेट फॉर n the nth term of both APs are equal, कि हमने मान ली कोई वैल्यू n है जिसके लिए दोनों के nth टर्म क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो इसका जो nth टर्म होगा an ले लिया और इसका nth टर्म ले लिया हमने an डैश। इसका nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका nth टर्म होगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। अब देखते हैं इक्वल होंगे या नहीं। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों 63, n माइनस 1, d कितना है 2, a डैश कितना था बच्चों 3, n माइनस 1, d डैश कितना है बच्चों 7। अब आप इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2, 3, 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 7n माइनस 7। तो 63 माइनस 2 यहाँ आ जाएगा 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। अब n वालों को एक तरफ ले लो, जैसे आप सिंपल इक्वेशन जानते हो निकालना।
7n माइनस 2n, 61 माइनस का 4 इधर जाके हो जाएगा +4। 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा बच्चों? 5n, और 61 और 4 मिलकर हो जाएंगे ऐड होके 65। तो 5n कितना आ गया आपका? 65। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13। n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 13 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि n इज इक्वल टू आ जाएगा 65/5 यानी 13, यानी इनका 13th टर्म जो होगा वल होंगे दोनों के 13th टर्म। अगर n की वैल्यू 13.1 आ जाती या 13.2 आ जाती या 13.4 कुछ डेसिमल में आ जाती तो हम कहते हैं कि इनका कोई भी टर्म कभी भी इक्वल नहीं हो। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए दोनों टर्म क्या हो, दोनों के टर्म्स क्या हो जाए? इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अब देखो इसका छोटा वेरिफिकेशन मैं आपको करा देता हूं यहीं पे, आप वहीं श्योर हो सकते हैं कि हमारा ठीक है। जो पहली एपी है उसका 13th टर्म निकाल लो आप, वो होगा a + 12d। a कितना था उसका? 65, और 12 a 65 था, नहीं सॉरी 65 नहीं, a था बच्चों उसका 63 + 12 और d कितना है उसका? 2। पहली जो एपी है हमारी फर्स्ट एपी, तो 63 + 24, तो यह आ जाएगा 7, 6 और 2 8, यानी 13 टर्म उसका होगा कितना? 87। अब जो सेकंड एपी है, ये हमारी फर्स्ट एपी है ना, सेकंड जो एपी है उसका 13th टर्म निकाल रहा हूं, वो कितना होगा? a', फर्स्ट टर्म उसका a' था + 12d', कॉमन डिफरेंस d'। उसका फर्स्ट टर्म क्या था बच्चों? 3 + 12 और d' क्या था? 7, तो 3 + 84 87, यानी कि दोनों का जो 13th टर्म, यानी ये भी कह सकते हैं कि 13th डे तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के पास बराबर पैसे होंगे। अगर तुम्हारे पास अभी 63 रुपीज़ हैं और तुम्हारे फ्रेंड के पास 3 रुपीज़ हैं, उसके पेरेंट्स ने 7 रुपीज़ पर डे उसको देने शुरू कर दिए और तुम्हारे पेरेंट्स ने 2 रुपीज़ पर डे तुमको, तो 13th डे दोनों के पास क्या हो जाएंगे? इक्वल। और आफ्टर 13th डे उसके पास फिर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो 13th डे को तुम्हारे पास 87 रुपीज़ होंगे और उसके पास भी 87 होंगे, लेकिन नेक्स्ट 14th डे उसके पास, आपके पास हो जाएंगे 89, क्योंकि आपका डी क्या है? 2 है, आपको 2 रुपीज़ मिलते हैं पर डे, और उसके पास हो जाएंगे 87 + 7 यानी 94 हो जाएंगे, तो वो एक्सीड कर जाएगा। ये सब ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, क्वेश्चन को पूरा उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई नहीं ऐसे ऐसे चल रहा है ये। ठीक है, अगर आ जाता 13.1 13.2 तो हम बोल देते सीधा सीधा कि नहीं, कोई भी n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए दोनों के टर्म इक्वल हों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमें अभी लास्ट से 20th टर्म निकालना है। ओके, तो एपी हमको दे रखी है बच्चों 3, 8, 13 एंड सो ऑन एंड 253। अब हमें निकालना है लास्ट से, हमें यहाँ से नहीं निकालना है, इधर से नहीं निकालना है, हमें इधर से निकालना है लास्ट टर्म से कि इसका 20th टर्म क्या होगा। अगर ऐसे निकालना होता तो बहुत सिंपल था, A3 है यहाँ पर, D5 है और आराम से निकल जाता। अब इसको मैं बहुत ही आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस तरह का क्वेश्चन करने की। अगर आपको लास्ट से निकालना है तो आप क्या कर दो, जस्ट इस एपी को क्या कर देंगे हम बच्चों? रिवर्स कर देंगे। एपी को क्या कर देंगे आप? रिवर्स कर दो, रिवर्सिंग द एपी, रिवर्सिंग द एपी। तो आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। एपी वी गेट, हमको एक एपी ही मिलेगी। अभी क्या है ये बच्चों? इंक्रीजिंग एपी है। इंक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि डी इसमें पॉजिटिव है, 3 है, 3 + 5 कितना आ जाएगा? 8, 8 + 5 13, डी ऐड होता जा है ना, मतलब एक पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है इसमें, तो इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू। तो रिवर्स कर देंगे तो हमको ये एपी मिलेगी 253, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा बच्चों, और इस तरह से 13 फिर 8 फिर 5। रिवर्स करने पर एक ये डिक्रीजिंग एपी हो गई आपकी। इसमें क्या हो रहा है? यहां पर ए कितना है बच्चों? हियर ए कितना होगा आपका? 253।
और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 13 माइनस 8 नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। इसमें जो हमारी जो ये वो एपी थी, ओरिजिनल एपी, उसमें D5 है, लेकिन रिवर्स करने के बाद जो हमको एपी मिलेगी उसमें D होगा -5, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, 5 डिक्रीज होती चली जा रही है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमको 20th टर्म निकालना है यहां से, 20th टर्म। तो A20 आपका आ जाएगा बच्चों A + 19D। तो A आप 253 + 19 और D की जगह पे रख देंगे हम -5। तो 253, 19 5 का कितना हो जाएगा आपका 95, 13 में से 5 जाएंगे 8, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 9 गए 5, 158 हमारा आंसर आएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि हमने रिवर्स कर दिया। ओके, ए हमारा ये हो गया, डी हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए +5 है तो इसके लिए -5 होगा, और 20th टर्म इधर से निकल गया हमारा। आप चाहे करके देख लो। ये हमारा एक मेथड हुआ। एक ऑल्टरनेट मेथड और बता देता हूँ, वो थोड़ा बड़ा होगा, वो भी आप सीख सकते हो। ऑल्टरनेट मेथड ज़्यादातर बच्चों ने शायद उस मेथड से कर भी रखा होगा इस क्वेश्चन को। आपकी जो इसमें रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी जो ओरिजिनल एपी है वो ले लो 3, 8, 13 एंड सो ऑन, एंड दिस इज 253। यहाँ ए कितना है बच्चों 3 है, डी कितना है आपका 8 - 3 यानी 5 आ जाएगा, और nth टर्म कितना है, लास्ट जो टर्म है जिसको हम nth टर्म बोल देते हैं वो है आपका 253। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं ये निकालूंगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने ये मैं निकालूंगा। तो nth टर्म है आपका 253। A + n-1 इंटू डी, ये कितना है आपका 253। A है आपका 3, n-1 और D है यहाँ पर आपका 5। 253, 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, n-1 × 5, 253 - 3। तो n-1 × 5 = 250। तो n-1 की वैल्यू आ जाएगी 250/5, यानी ये आ जाएगी 50। n-1 तो n की वैल्यू आ जाएगी 51। तो इसमें बच्चों टोटल टर्म क्या है 51 है। तो इसमें टोटल टर्म 51 है, तो 51st जो टर्म है, जो लास्ट टर्म है, वो आपका 253 है। ओके, तो अगर मैं 51st से को फर्स्ट टर्म मान लेता हूं, पीछे से फर्स्ट टर्म मान लेता हूं, तो उधर से 20th जो टर्म आएगा, जैसे आप ऐसे समझिए इसको, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगा मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7। आप ये सोचिए, अगर मैं ये कहता हूं कि लास्ट से थर्ड टर्म, मुझे लास्ट से क्या निकालना है, थर्ड टर्म क्या है बच्चों 5th, तो वो फर्स्ट से कौन सा टर्म है, फर्स्ट पोजीशन से कौन सा टर्म है। ये 7 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, लास्ट से जिसकी थर्ड पोजीशन है उसकी फर्स्ट से बिगिनिंग से कौन सी पोजीशन है 5 है। तो मुझे लास्ट से पोजीशन पता है, जो लास्ट से जो पोजीशन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों 7, और जो लास्ट से पोजीशन है वो कितनी है हमारी थर्ड, वो मुझे पता है कि लास्ट से क्या पोजीशन है, वो मुझे पता है। तो इनिशियल यानी कि बिगिनिंग से हमारी क्या पोजीशन होगी, उस कैसे निकालूंगा मैं उसको, निकालने का पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग कैसे निकालूंगा इसको, बिगिनिंग से पोजीशन कैसे निकालूंगा, 7 - 3 + 1। 7 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 4, 4 + 1 यानी कि 5th पोजीशन होगी इसकी। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर टोटल टर्म पता है आपको और आपको ये पता है कि लास्ट से क्या पोजीशन है, तो आप बिगिनिंग से पोजीशन निकाल
सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैंने बताया। 7 स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया मैंने, पहला स्टूडेंट यहाँ खड़ा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट से इसकी जो पोजीशन है वो थर्ड है, तो बिगिनिंग से कौन सी पोजीशन होगी उसकी? फिफ्थ आ रही है ना। कैसे निकला? ऐसे। कोई कहे कि लास्ट से फिफ्थ है, देखो लास्ट से क्या है इसकी वाली, फिफ्थ है, तो बिगिनिंग से क्या है इसकी, थर्ड। कैसे निकालूंगा? 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 1, थर्ड आ जाएगा। तो अगर मुझे लास्ट से पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हूं मुझे, और लास्ट से पोजीशन फ्रॉम लास्ट, पोजीशन फ्रॉम लास्ट, ये पोजीशन लास्ट करके लिख दिया मैंने, मुझे लास्ट से पोजीशन पता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास कितने टोटल टर्म कितने हैं बताओ? n कितना है यहाँ पर? 51। टोटल टर्म कितने हैं? 51। पोजीशन फ्रॉम लास्ट, लास्ट टर्म से पोजीशन क्या है? 20। तो पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग, पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग वो क्या होगी? 51 माइनस 20 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 1। 31 प्लस 1 यानी कि 32th जो टर्म होगा। जो टर्म लास्ट से 20th टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा होगा? 32th टर्म। तो हम मैं नोट यहां पे लिख देता हूं, द टर्म विच इज 20th फ्रॉम लास्ट will be (32th term from beginning। और इसका मैंने आपको ये बता दिया सिंपल सा एक एग्जांपल देके कि ऐसा क्यों होता है। आप यहां से इसको रियलाइज कर सकते हैं कि ये 7 पोजीशंस हैं, या और आप आगे कर लो, कोई भी पोजीशन बना लो। तो यार टोटल कितनी पोजीशंस हैं? 7। ठीक है। तो जो टर्म, जो पोजीशन लास्ट से है आपको अगर पता है तो आप बिगिनिंग से निकाल सकते हो। कोई भी देख लो आप, अगर आपकी पोजीशन, ये वाली पोजीशन देख लो, लास्ट से कौन सी है? ये 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पोजीशन है ये। लास्ट से कौन सी पोजीशन है? सिक्स्थ। तो आप करके देख लो, यहाँ से मुझे बिगिनिंग से निकालनी है। तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 2, यानी कि सेकंड पोजीशन आ जाएगी। यहाँ से आप कोई भी पोजीशन, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, टोटल टर्म कितने हैं, पोजीशन फ्रॉम लास्ट, ये क्या है आपके टोटल टर्म, ये क्या है आपकी पोजीशन फ्रॉम लास्ट, उसको माइनस करो, 1 ऐड कर दो, पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग आपके पास में आ जाएगी। यानी कि 32th टर्म अब आपको निकालना है, और 32th टर्म क्या होगा? फ्रॉम बिगिनिंग निकालना है। जो 820 था ना आपका, 820 8-20 कह सकते हैं, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, अब मैं निकाल रहा हूँ 20th। सो देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट को मैंने A-20 इज इक्वल टू होगा 32 यानी कि 32th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज इक्वल टू A प्लस 31D। तो ए कितना था इस क्वेश्चन में हमारा? ए की वैल्यू थी 3, और डी कितना है हमारा? 5। तो 3 प्लस 155 यानी 158। तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन हमें दोनों तरीके पता होने चाहिए, दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं हम, रिवर्स करके भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म्स, सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, यानी कि 4th टर्म A4 और 8th टर्म A8, इसका क्या दे रखा है आपको? 24। सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, तो 4th टर्म क्या होता है बच्चों? A प्लस 3D। 8th टर्म क्या होता है आपका? A प्लस
7d फॉर्मूले से ही है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। ए और ए 2a आ जाएगा, 3d और 7d आ जाएगा आपका 10d, ये आपका 24 आ गया। इक्वेशन नंबर 1। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ, सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म, यानी कि a6 प्लस a10, ये हमको दे रखा 44। तो a6 होगा आपका a प्लस 5d, a10 होगा आपका a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो ये 2a हो जाएगा और 5d और 9d आ जाएगा आपका 14d इज इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 2। तो आप फिर से वही आप क्या कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लो, और आपको क्या निकालना है, जब a निकल जाएगा आपके पास में d आ जाएगा, और जब a आ जाएगा आपके पास में और d आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल पहले 3 टर्म्स निकालने हैं, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट 3 टर्म आपके आ जाएंगे, एक तो a आ जाएगा, दूसरा a प्लस डी और a प्लस 2d। आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी। उसकी एनुअल सैलरी है 5000 और उसको इंक्रीमेंट मिलता है 200 ईच ईयर, है ना। तो यानी कि पहले जो उसकी जिस समय पर उसकी जॉब लगी है उसको 5000 रुपीज़ मिलेंगे, एनुअल सैलरी 5000 है, यानी पूरे साल में उसको 5000 मिलते हैं। नेक्स्ट ईयर मिलेंगे उसको 5200। इंक्रीमेंट का मतलब है कि उतना ऐड हो जाएगा वो अमाउंट उसमें। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कौन से साल में, किस ईयर में। तो देखो उसकी जो इनकम है फर्स्ट ईयर में, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। इनकम या फिर सैलरी इन फर्स्ट ईयर, जो पहला साल है उसमें क्या सैलरी होगी, 5000। सैलरी इन सेकेंड ईयर 5200, ओके। और फिर सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। सैलरी इन थर्ड ईयर 5400, ओके। अब ये पूछा इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। 7000 कब होगी, लेट हिज ऑब्लिग हर, जो भी, हिज इनकम रीच 7000 रुपीज 7 इन nth ईयर। nth ईयर में क्या हो गई उसकी, 7000 हो गई। ये एक तरह से क्या बन जाएगी बच्चों, एपी बन जाएगी, उसकी एप्लीकेशन हो गई आपकी, है ना, 5500। अब ये पूछा 7000 कब होगा, ये एक एपी बनेगी, एपी बन जाती है आपकी। यहाँ पर ए कितना है आपका 5000, डी है आपका 200 और ए एन आपका है 7000। तो आपको पता करना है कि एन क्या होगा, कौन से ईयर में होगा। तो ए एन की जगह आप वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7000 रख देंगे, वैल्यूज रख दो, ए पता है, डी पता है, एन निकल जाएगा आपका। आपको पता लग जाएगा कि किस ईयर में उसकी सैलरी 7000 होगी। सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। अब इसको शॉर्ट में कर देता हूँ, फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ ऑफ ए ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स, वो वीकली सेविंग करती है बाय ₹1.75। नेक्स्ट में उसने क्या किया कि 1.75 बढ़ा दी, तो नेक्स्ट में सेविंग हो जाएगी उसकी 1.5 में 1.75 ऐड कर दो। फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़, सेकेंड वीक में हो जाएगी 6.75, थर्ड में क्या हो जाएगी 6.75 में फिर 1.75 क्या कर दो आप ऐड कर दो, इसी तरह से बढ़ती रहेगी उसकी। इफ़ इन द nth वीक में उसकी जो सेविंग्स है वो हो गई ₹20.75। फाइंड एन, सेम है, ए 5 है बच्चों, डी है 1.75, इसमें से इसको माइनस करके देख लो। nth टर्म आपका है 20.75, तो हमको n निकालना है। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। इसके बाद क्या करोगे आप, इसको सॉल्व कर लोगे और n आपका आ जाएगा। तो फुल वीडियो देखना है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बताए हैं, ये पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लोगे, एग्जाम्पल्स भी इसके कर लेने हैं,
ठीक है। थोड़ा वीडियो लेंदी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप, मैंने कई बार कहा है कि जब वीडियो लेंदी हो तो आप आधा आधा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी जो हमारी, वो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके भी मुझे लगता है कि कम से कम हमें 2 वीडियोस तो बनाने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस मैं इस पे बनाऊंगा, और ये उसके भी कॉन्सेप्ट आपके पूरे के पूरे क्लियर करा दूंगा। तो ये आपको कर लेने हैं सारे क्वेश्चंस। फिर से बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट को समझना। दूसरा, अपनी कैलकुलेशंस पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशंस में मिस्टेक ना हो। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।